उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री कृषि विभाग और गोपालगंज जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, सारण जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, सिवान जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री नारायण प्रसाद जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग श्री जनक राम जी, इस कार्यक्रम में मौजूद महाराजगंज के माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, गोपालगंज के माननीय सांसद श्री आलोक कुमार सुमन जी, सिवान की माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी, यहाँ उपस्थित तरैया के माननीय विधायक श्री जनक सिंह जी, कुचाय कोट के माननीय विधायक श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, अमनौर के माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री आदित्य नारायण पांडे जी, पूर्व मंत्री श्री राम प्रवेश राय जी, पूर्व मंत्री श्री राम सेवक सिंह जी, पूर्व विधायक श्री मंजीत कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक हेम नारायण शाह जी, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री विक्रम कुंवर जी, उपस्थित अजय सिंह जी, मुन्ना पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सरकारी अधिकारीगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री ए.के. सिंघल जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री रवि परमार जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, गृह विभाग के सचिव श्री सेंथिल कुमार जी, परिवहन एवं आपदा प्रबंधन के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री बाला मुरुगन जी, सारण के प्रमंडलीय आयुक्त श्रीमती पूनम जी, सारण के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री रविंद्र कुमार जी, गोपालगंज के जिला पदाधिकारी श्री नवल किशोर चौधरी जी, सिवान के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार पांडे जी, सारण के जिला पदाधिकारी श्री राजेश मीना जी, गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार जी, सारण के पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार जी, सिवान के पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार सिन्हा जी, इस कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने वाली श्रीमती रेणु देवी जी, श्री गुड्डी देवी जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, श्रीमती राजमती देवी जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी, श्रीमती इंद्रावती देवी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, जीविका की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं आपको। और सब लोगों ने अपनी बात रखी है
और जो जीविका दीदियों ने जो बातें रखी, 6 दीदियों ने अपने अनुभव को साझा किया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आप जान रहे हैं कि हम जो समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, इसकी हमने शुरुआत कराई है और इसके लिए काफी बैठकें की हमने। तो इसमें तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ताकि जो शराबबंदी किया गया उसके प्रति पूरे तौर पर जागृति लोगों के मन में रहना चाहिए, बाल विवाह से मुक्त रहना चाहिए, दहेज प्रथा से मुक्ति पानी चाहिए, और समाज को में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे और सब लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ावें, विकास का काम हो, आपस में प्रेम का भाईचारे का भाव हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने विशेष तौर पर समाज सुधार अभियान की शुरुआत कराई है फिर से। आपको मालूम है कि जब यहाँ के लोगों की, महिलाओं की मांग हुई और तभी शराबबंदी लागू किया गया। वैसे तो हम शराबबंदी के पक्ष में थे, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे 77 में, और उन्होंने शराबबंदी लागू किया और 2-2.5 साल के बाद वो हट गए और उसके बाद शराबबंदी को बंद कर दिया। हम तो अपने छात्र जीवन से शराबबंदी के पक्ष में और शराब के बहुत खिलाफ रहे, और इस बात को लेकर के मेरे मन में था कि जरूर हो, लेकिन हमने शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश हम लोगों ने जरूर की कि शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब बात, लेकिन शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे थे। हमारे मन में एक आशंका थी कि हम लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन 15 में एक कार्यक्रम में, जो इसी तरह से आज सब बैठी हैं, जीविका समूह का कार्यक्रम पटना में था, और उस कार्यक्रम में जब हम अपनी बात रख दिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए और जितना काम किया जा रहा है, सब बात को रखने के बाद हम जब बैठने जा रहे थे, तो उसी बीच में अनेक महिलाओं ने खड़ा करके कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए। तो जब हम बैठ रहे थे तो हमारे मन में ये बात आई, और मेरे साथ जो अन्य लोग बैठे हुए थे उनसे भी हमने पूछा, कहा कि नहीं तो कह रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तो लौट करके हम आए और फिर हमने उस दिन इस बात को कह दिया कि देखिए, वो जुलाई महीना था 2015 का, 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला था। तो हमने कहा कि भाई अगर अगली बार फिर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे, ये ऐलान किया था उस समय। और उसके बाद जब फिर सरकार बन गई, फिर अवसर मिल गया, तो अवसर मिल गया तब 20 तारीख के करीब नवंबर में शपथ हो के सरकार बन गई। तो 26 तारीख को, जो 11 तारीख से ही 26 तारीख से ही हम लोग जो अभियान चलाते थे, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही 2015 में हम लोगों ने जो बातचीत की, और उसी समय हुआ कि भाई हम लोगों की प्रतिबद्धता है, शराबबंदी लागू करेंगे, इसके लिए पूरे तौर पर जागरूकता लाई जाए और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। ये उसी समय से ये शुरू हुआ। और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो अधिकारी यहाँ पर आपको बोल रहे थे अभी सबसे पहले, जो के पाठक जी, जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को 2015 को जब काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में, और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए।
जब हम लोगों ने इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया, और उस समय तो हम लोगों ने लागू किया था कि गांव हो या शहर हो, ग्रामीण इलाका, सब जगह देसी शराब पर बंदी और ग्रामीण इलाकों में विदेशी शराब पर भी बंदी। लेकिन जो शहरी इलाका था, खास करके जो नगर निगम और नगर निकाय वाला जो इलाका है, उन जगहों पर हम लोगों ने विदेशी शराब को इजाजत दिया। कहा कि गांव में तो बड़ा अभियान चला पिछले 3-4 महीनों से, शहरी इलाकों में अभियान नहीं चला। तो हम लोगों ने उस समय यही सोचा था कि भाई अभी शहरी इलाके में हम रहने देंगे विदेशी शराब और बाद में करें। और साहब जब पूरे बिहार में 1 तारीख को लागू हुआ और शहरी इलाके में ही सिर्फ हमने विदेशी शराब को छोड़ दिया, और उसके बाद जब 1 तारीख से शुरू हुआ और जो शहरी इलाकों में महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो बच्चियां हो, इन लोगों ने खूब जुलूस निकाला। और 1 अप्रैल से जो शराब की दुकानें खुलने वाली थी, उन शराब की दुकानों पर बाहर खड़ा होकर के शराब की दुकान को नहीं खोलने दिया। ये बड़ी उस समय मुझको तो भीतर से खुशी हो रही थी कि हमको लगा कि शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने अभी पूरा नहीं चलाया है अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में चला है। तो शहरी क्षेत्र की ये हालत देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और भिन्न शहरों में ये स्थिति रही। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को अप्रैल में ऐसा रहा। तो 4 तारीख को शाम में हमने बैठक बुलाई और उसी में तय किया कि अगले दिन कैबिनेट से करेंगे। 5 तारीख को कैबिनेट करके हमने शहरी इलाके में भी विदेशी शराब को बंद कर दिया। इस तरह से पूर्ण रूप से शराब बंदी 5 तारीख से ही लागू हो गया। तो आप सोच लीजिए कि जिस तरह से काम शुरू किया गया, 2015 में आप लोगों की मांग हुई और उस पर अभियान चला करके, और जब हम लोगों ने 2016 में 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक पूरे बिहार में इसको लागू कर दिया, और जो माहौल बना और जिस तरह से इसको लेकर के खुशी हुई, और उसी के बाद फिर हम 16 में ही अप्रैल मई में भी हम निकले, और जिस तरह से अभी एक अभियान की बात है, उसी तरह से 9 जगहों पर हर कमिश्नरी में 1-1 मीटिंग उसी तरह से महिलाओं का किया। और सब लोगों की बात हम सुनते रहे और लोगों को कहते रहे कि जब शुरू हुआ है तो हर हालत में इसके लिए कायम रहिएगा। और उस समय क्या खुशी हुई थी, एक चीज तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। एक उसी में आप लोगों के बीच की महिला बोली, जीविका समूह की, कि देखिए मेरे पति शराब पीते थे और शाम में जब घर लौट कर आते थे तो झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे। घर में हम लोग और जो बच्चियां थी, बच्चे थे, सबको तकलीफ होती थी। लेकिन जब शराब बंदी लागू हुआ तो उन्होंने शराब पीना बंद किया, और अब जब शाम में घर आते हैं तो आते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सब्जी खरीद करके लाते हैं, और उसके बाद आते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। जब ये बात महिलाओं ने बताई तो कैसी बात है, ये भूलने वाली बात है। जो शराब पीता था और शराब बंदी हुआ और उसमें कितनी खुशी आई। और बहुत लोग तो बोलते रहते थे कि भाई बहुत लोग जो शराब पीते हैं और उसकी तबीयत ऐसी खराब रहती थी, अब उसके लिए जरूरी है कि शराब पीता रहे। तो हमने कहा कि शराब पीने से किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है। अब बिहार में हम लोगों ने लागू किया कि किसी भी कीमत पर नहीं, और बाहर इसके लिए पूरा का पूरा कई जगहों पर इंतजाम कराया कि सब भर्ती होंगे और एक-एक चीज उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि भाई किसी भी तरह से आपको शराब पीने से आपको कोई खुशी नहीं होगी। और इस तरह से एक-एक काम किया गया। तो आप जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब कोई भी काम करिए लोगों में कितना अच्छा हुआ। हमने बच्चे बच्चियों को कहा था कि अपने अपने परिवार में लिखवाइए, अगर कोई शराब वराब पीते रहते थे
तो सब लिखवा करके कि कोई शराब नहीं पिएंगे। करोड़ लोग से भी ज्यादा लोगों ने लिख करके दे दिया कि हम लोग कभी शराब नहीं पिएंगे। तो एक एक तरह का चीज किया गया। तो कैसी स्थिति आई, लोगों में कितनी अच्छी भावनाएं पैदा हुई। लेकिन आप तो जानते हैं कि समाज में जो मनुष्य है, इन सब हम सब लोगों के बीच में कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है। चाहे कितना भी अच्छा काम करिए, कुछ न कुछ घचपच करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, ये स्वभाव होता है। आप जरा देख लीजिए, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अपने धर्म के बारे में देखिएगा कि जितने लोग भगवान आए, अल्लाह आए, सब आए, उस समय भी किस तरह से गड़बड़ करने वाले लोगों ने क्या क्या बदमाशी किया था। तो गड़बड़ करने वाले लोग तो कुछ होते ही हैं, लेकिन हमेशा उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए समझाने का। तो ये हम आज आप लोगों से यही कहेंगे, हम पहले भी कहते हैं कि पूरे तौर पर ये अभियान चलाने का मकसद क्या है, ये लोगों के बीच में कहना, लोगों के बीच में पूरी बात कहना। और आप जानते ही ना कि गड़बड़ करता ही न है, और शराब पिएगा, और शराब पिलाने वाला गड़बड़ शराब पिलावेगा, मर जाएगा। सबसे पहले घटना कहां घटी थी? 2016 में जब लागू किए तो सबसे पहला जहरीला शराब पी करके मरे थे कहां? इसी गोपालगंज में लोग मरे थे। और आप जानते हैं ना कि उस पर कार्रवाई जो शुरू हुई, तो आज तो सब लोगों को मालूम है कि उन लोगों को सजा भी हो गई। तो यहां पर जितने तरह के लोग जो थे, तो उन सब कोर्ट में जाकर के अंत में वैसे लोगों को, कितने लोगों को, शायद 7 लोगों को तो आज हो गया, फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई। मर्द लोग जो थे गड़बड़ करने वाले, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। गड़बड़ करोगे, शराब बनाओगे, शराब पिलाओगे, लोगों को मारोगे, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो ऐसी सजा मिल गई। और जो उसमें कुछ महिलाएं शामिल हो गई थी, तो उन लोगों को तो खैर आजीवन कारावास की सजा हो गई। ये कोर्ट का फैसला हो गया। तब आप सोच लीजिए, तो जहां पर गड़बड़ करने वाले कुछ लोग थे, जो कुछ भी किया इधर उधर, और जो यहां पर जिस तरह से तेजी से कार्रवाई हुई, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं ना। लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा सतर्क और सचेत रहना। अभी हाल ही में कुछ घटना घटी इसी बिहार राज्य में, तो कई तरह पर हुआ कि लोगों को शराब पिला दिया, मर गए, और लोग तरह तरह की बात करने लगे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई अगर शराब पिएगा, तो शराब पीता है पीने वाले को ये समझना ना चाहिए कि शराब पियोगे तो बचोगे नहीं, मर जाओगे। मत पियो। अगर शराब लोगे, गड़बड़ तरीके से कोई इधर से उधर कर रहा तो तुमको पिला देगा, मर जाओगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए। तो ऐसी स्थिति आई। उस समय फिर हमको लगा कि भाई हम लोग तो इतना अभियान चलाते रहते हैं और बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, पुलिस के तरफ से भी और इस मद्य निषेध विभाग की तरफ से भी सारा सब कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करने वाले लोग रहते ही है। तो इसलिए एक बात हो गई कि भाई फिर सब लोगों को शराब पिला दिया, मर गए, तो हम लोगों को फिर से लोगों को सजग और सचेत करने के लिए फिर से अभियान चला देना होगा, ताकि लोगों के बीच में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि एक एक चीज करिएगा। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग है, तो अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो भाई आप बहनें बैठी हुई हैं, जीविका दीदियां, हम कहेंगे कि जरूर निरंतर और आपके उत्थान के लिए जो काम हुआ, और जीविका दीदियों ने ही जो बातें कही है और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, समाज को आगे बढ़ रहे हैं, न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे समाज को आप आगे बढ़वा रहे हैं। और महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को उत्थान के लिए कौन सा काम नहीं। जीविका दीदियां हमने शुरू किया,
स्वयं सहायता समूह तो बिहार में बहुत कम था, लेकिन जब काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया, हमने उसी समय जाकर के देखा कि आखिरकार स्वयं सहायता समूह का काम बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कुछ जगह पर गए, मुजफ्फरपुर हम गए और वहां पर जाकर के हमने देखा कि भाई खूब अच्छा काम नहीं चल रहा, फिर भी महिलाओं में कितनी जागृति है। और हम लोगों ने सोचा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। अब विदेश से कर्ज लेकर के, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के हमने इस काम को और आगे बढ़वाया और ये तय कर दिया कि हर गांव तक हम बढ़ाएंगे। और जो इस काम को किया और उसके बाद हमने इसका नामकरण किया जीविका समूह। जीविका समूह नाम दिया और कितना अच्छा काम हुआ। उस समय जो लोग केंद्र में थे, बिहार तो सबसे पीछे था स्वयं सहायता समूह में, लेकिन जब हम लोगों ने जीविका समूह के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया तो वहां के लोग आकर के यहां देखे और जो देखा कहा कि भाई यहां तो बहुत अच्छा काम हो रहा। हम तो लगे हुए थे कि कम से कम 10 लाख तो हम करेंगे। अब तो खैर 10 लाख से भी ज्यादा जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया। तो ये सब तो किया, लेकिन जब वो लोग आकर के देखे और कहा कि भाई तो अच्छा काम हुआ और हमने नामकरण किया था जीविका समूह, भूलिएगा मत, जीविका नामकरण बिहार में हम लोगों ने किया था। और जब हम लोगों ने किया जीविका समूह तो आकर के लोग बाहर से देखे, कहा बहुत अच्छा, और देश भर में नाम दे दिया आजीविका समूह। आजीविका, अरे जीविका तो यहां थी, यही जीविका, सब जगह जाओ आजीविका, समझ गए। बिहार के जीविका समूह का क्या सम्मान हुआ, बिहार में जीविका और देश भर में कहा आजीविका, मतलब आपका काम कितना अच्छा था। तो आप समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी आपके बीच में भी कुछ लोग बायां दायां इधर उधर दिमाग में डालने की कोशिश करेगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा। और न सिर्फ आप आगे बढ़िएगा बल्कि पूरे समाज को आप आगे बढ़ा रही हैं, आगे बढ़ाइएगा। तो ये काम किया गया और आप ही लोगों की मांग पर शराबबंदी लागू हुआ। इसलिए हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि पूरे तौर पर हमेशा जागृत रहिएगा, जागरूक रहिएगा और सब जगह अपने अपने इलाकों में चलाते रहिए, बोलते रहिए। इसमें क्या बुराई है भाई। जब हर सप्ताह आप मीटिंग होती ही है तो हर सप्ताह एक बार आप लोग उस मीटिंग में करिए और पूरे गांव में और पूरा जो जीविका समूह जिस इलाके में है उस सब इलाके में घूम घूम करके शराबबंदी के पक्ष में बोलिए। और सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं, उसके साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इन तीनों चीजों के बारे में हर सप्ताह निश्चित रूप से आप चलाते रहिए, लोगों के मन में ये बात रहे। और दूसरी बात, आप जानते हैं ना, कुछ लोग तो गड़बड़ करता ही न है, तो अंदर से तो पते न चल जाता है कि गड़बड़ करता है। ये भीतर भीतर कुछ गड़बड़ी से दारू लाता होगा या दारू बना के लोगों को गड़बड़ देगा। तो एक हम आग्रह करेंगे कि जैसे ही मालूम हो तो आपको सब खबर दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया हर गांव में, वहां तो खबर कर ही दीजिए और उस पर तो कार्रवाई की ही जाएगी। लेकिन साथ साथ हम आग्रह करेंगे कि अगर पता चले कि कोई गड़बड़ करता है इस इस इलाके में, तो जा करके घूम घूम करके अब भारी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करके चारों तरफ घूम घूम करके शराबबंदी के पक्ष में बोलिए, दारू मत बनाओ, दारू मत पियो। अगर आप ये करना करिएगा, किसी को हिम्मत नहीं होगी कोई इधर उधर करने का। लेकिन फिर भी अगर ये जागृति आपकी रहेगी तो इस बार जो समाज सुधार अभियान हम चला रहे हैं, इसमें हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई ये काम भी निरंतर करते रहिएगा और ये सब काम होता रहेगा तो आप समझ लीजिए ये शराबबंदी लागू रहेगा। और शराब से मुक्ति जो लोगों को हुई है, कितने लोग हैं। हम तो एक बात और आपको कहना चाहते हैं, हम आप सब लोगों के बीच में, अब देखिए जी, आप लोगों के बीच में प्रचारित किया गया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। अब ये कागज है, इस कागज को जरा लोगों के बीच में दिखाइएगा। अभी देख लीजिए
शराब के क्या दुष्प्रभाव हैं। हम लोगों ने तो शराबबंदी लागू किया और हम लोगों ने तो सबको कहा, आपको बता दिए कि शराब बुरी चीज है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2016 में पूरे दुनिया में आकलन किया कि शराब का क्या असर होता है, क्या चीज है शराब, और उसने पूरे दुनिया का आकलन किया और अध्ययन जो किया, पूरा सर्वे किया, और जो उन लोगों ने पूरा आकलन करने के बाद 2018 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी की। और उस रिपोर्ट में मालूम है, जरा एक एक चीज लोगों को बताइए कि साहब एक साल में पूरे दुनिया में शराब पीने से कितने लोग मरते हैं। एक साल में पूरे दुनिया में शराब पीने के कारण ही 30 लाख लोग मरते हैं। अब आप सोच लीजिए, इसके बाद जो कम उम्र वाले 20 साल से लेकर 29 साल की उम्र वाले लोग, उसमें जो मृत्यु होती है, वो पूरे दुनिया में जितनी मृत्यु होती है उसका 13.5% मृत्यु सिर्फ उन लोगों की होती है जो 20 से 29 साल के बीच में हैं और शराब पीते हैं। 20 से 39 साल के बीच में अगर वो शराब पीते हैं तो कितनी मौत होती है। पूरे दुनिया में 13.5% की मौत होती है। ये मुख्य चीजों को इसमें करा के आप लोगों के बीच में भिजवाया जा रहा है ताकि सब गांव-गांव में, घर-घर में इसके बारे में चर्चा हो। और शराब के कारण जो मृत्यु होता है, कौन कौन बीमारी, टीबी, डायबिटीज, मधुमेह से होने वाले मृत्यु से अधिक जितनी मृत्यु होती है टीबी का, इन सब चीजों से मृत्यु होती है। जितनी मृत्यु इन गंभीर बीमारियों के कारण होती है, उससे ज्यादा मृत्यु शराब वाले से होती है। तो ये आप सोच लीजिए। और इसके अलावे विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाता है। 200 बीमारियों को बढ़ाता है शराब पीने से, शराब से। और कौन कौन होता है? शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर, दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है। ये आप सोचिए, WHO का रिपोर्ट, वो तो बहुत बड़ा डिपो, हम तो उसी में से निकाल करके इन चीजों के बारे में हम बोलते रहे। लेकिन अभी हम इसमें कहा कि हम लोगों की तरफ से सरकारी तौर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इसको इसीलिए प्रकाशित किया। और यहां पर आप लोगों को मिला होगा, हमको नहीं पाता, DM साहब मिला है ना सब लोगों को जी, तो सब लोगों को मिला है। इस सब लोगों को घर में पहुंचवाइए, एक एक चीज आप लोग देखिए। और इसके बाद आप जानते हैं, शराब पीने के कारण आत्महत्या, शराब पीने के कारण आत्महत्या जो होती है उसका 18% आत्महत्या इसलिए कि शराब पीता है वो आत्महत्या करता है। ये रिपोर्ट आप सोच लीजिए। आपसी झगड़े का, झगड़ा तो कोई कर सकता है आपस में, लेकिन आपसी झगड़े का सबसे बड़ा प्रतिशत 18% दारू पीने के कारण लोग करते हैं। ये दुनिया की रिपोर्ट है। और सड़क दुर्घटना, गाड़ी लोग चलाते हैं और दारू पीते रहते, तो दारू पिएंगे तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होना ही है। तो जो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आप समझ लीजिए, सड़क दुर्घटना में, सड़क की दुर्घटना होती है, उस सड़क की दुर्घटना में जितनी दुर्घटना होती है, 27% दुर्घटना दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं उसी के कारण दुर्घटना होती है। ये दुनिया भर के बारे में रिपोर्ट। और मिर्गी के 13% मामले शराब के सेवन के कारण होते हैं। तब आप समझ लीजिए
कि गंभीर बीमारी लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48%, माउथ कैंसर के कुल मामलों का 26%, पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी के 26%, टीबी का 20%, बड़ी आंत के कैंसर का 11%। ये सब होता है शराब पीने के कारण। यह है दुनिया भर का। अब आप समझ लीजिए, बहुत लोग तो मेरे खिलाफ रहते हैं। हम जो शराबबंदी लागू किए तो बहुत लोग खिलाफ रहता है। बहुत लोग कभी कभी बयान देता है कि अरे भाई, बाहर से कोई आदमी आता है उसको पीने का इजाजत दे दीजिए। बाहर से आदमी आवेगा उसको पीने का इजाजत दिया जाए, पीने के लिए आवेगा। ये बात तो पूरा दुनिया का न रिपोर्ट आया जी, हम तो शुरू से इजाजत नहीं दिए। ये दुनिया भर का ये हालत है, तो हम लोग क्यों देंगे? बहुत लोग कहता था कि बाहर से लोग नहीं आवेगा, इसलिए बिहार में टूरिस्ट और कम हो जाएगा। हमने कहा कभी टूरिस्ट कम नहीं होगा। और जब से शराबबंदी लागू किए तभी तो 2 साल से खैर कोरोना का दौर है, उसमें उस तरह से टूरिज्म नहीं होता है, लेकिन 19 तक आप समझ लीजिए कि हम लोगों के यहाँ बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या, टूरिस्ट की संख्या पहले से और बढ़ती गई शराबबंदी लागू होने से। और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक साल में बाहर से लोग पर्यटक आने लगे। तो इसलिए कई तरह की बात करेगा। कोई कहेगा कि हम अगर बीमार हो जाएंगे अगर हम नहीं पिएंगे। अरे पियोगे तभी बीमार होगे, नहीं पियोगे तो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। यह स्थिति है। तो इसलिए जरा लोगों के बीच में और बात जो हम तो शुरू से, जो पिछली बार भी अभियान चला, आप सब लोगों को मालूम है, हमारे जितने अधिकारीगण हैं नीचे के स्तर पर लोगों को कॉन्शस कर ही रहे हैं, तो इन बातों को कहिएगा। और दूसरी बात है, देश की आजादी तो बापू के नेतृत्व में हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। और जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब बापू ने क्या कहा था? शराब बहुत बुरी चीज है। और वो कहे कि अगर हमको 1 घंटा के लिए, अगर हम कभी तानाशाह अगर हम बन जाए 1 घंटे के लिए, तो पूरे देश में हम शराब बंदी को लागू कर देंगे और कोई दुकान नहीं रहेगा, सबको खत्म कर देंगे। ये बापू का उस समय का कहा हुआ। और लोगों के बीच में अभियान चलाते रहते थे, तब बापू क्या बोलते रहते थे शराब के बारे में? शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीजिएगा तो दूसरा काम सरकार घर में करते। अब दारू पीने में तो आपका पैसा छीना ही गया, लेकिन आपकी बुद्धि भी हर जाती है। ये गांधी जी उस समय से लगातार कहते रहे। और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। तो ये बात भी इसी में हमने लिखवा दिया है कि जो बापू का था, ये बात दोनों, एक तो बापू ने जो देश को आजाद कराया उनकी क्या भावना थी, और दूसरी बात है जो 2016 में हम लोगों ने पुनः लागू किया, और 2016 में जो दुनिया भर में शराब के बारे में जो आकलन हुआ, और 2018 में जो WHO की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने जो बताया है शराब कितनी बुरी चीज है, कितना बीमारी पैदा करने वाला। तो इन सब चीजों को भी लोगों के बीच में कहिए। मैं समझता हूं कि इससे बहुत हद तक निश्चित रूप से लोगों को सुविधा होगी, माने बहुत फायदा होगा, ये हम लोगों को ऐसा लगता है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे। और एक बात और, जो शराब के लिए तो अभियान चलाना ही है शराबबंदी के लिए, लेकिन साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाएगी तो क्या होता है? जो बच्चे पैदा होते हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। ये सब है। तो इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को निश्चित रूप से आप बताइए। और दहेज प्रथा तो कितनी बुरी चीज, किस तरह से महिलाओं को तबाह किया जाता है। हम तो पहले कहते ही रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई, और हमने तो इस बार कह दिया कि अभी कोरोना का तीसरा दौर, तो फिर कोई संभावना है आ जाए, तो फिर पुलिस के इजाजत से होगा, और वहां पर पुलिस में देना पड़ता है लोगों को। तो हमने कह दिया है
कि अगर कोई शादी करता है और उसको पुलिस को खबर करना है, अभी यही नियम है। अभी तो कोई नहीं जानता है कोरोना कब खत्म होने वाला है। आपको मालूम है ना कि दुनिया के विकसित देशों में ही फिर कितना बड़े पैमाने पर चल रहा है, और अपने देश में भी तीसरा देश पर फिर से बढ़ने लगा है, शुरू हो गया है। अभी बिहार में नहीं आया, लेकिन हम लोग लगातार कोरोना को लेकर के सजगता रखे हुए हैं और सब लोगों को प्रेरित करते हैं कि इससे लोग सचेत रहिए, सजग रहिए, और ये सब काम किया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ जब शादी विवाह के लिए होता है तो उनको खबर करना रहता है 3 दिन पहले। तब हमने इस बार पुलिस को कह दिया है कि आप उसमें लिख दीजिए कि खबर तो करना ही है शादी, लेकिन साथ साथ उसमें लिखना है कि हम दहेज नहीं लिया है, शादी तो कर रहे हैं। तो ये जो दहेज लेकर के लोग करते हैं, तो इस तरह से इन सब चीजों को हर प्रकार से लोगों के बीच में इस चीज को कहिए। और एक चीज तो हम कहेंगे, अब हम तो फिर जो शादी वगैरह में तो पहले तो जब हम शुरू किए थे इसका अभियान हमने शुरू करा दिया था, जो भी होता है बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ 17 से हम लोगों ने शुरू कराया था। तो उस समय तो हम कह दिए थे कि भाई अगर लोग निमंत्रण देंगे तो उनको लिखना पड़ेगा कि भाई हम नहीं लिए हैं, और तभी हम उसमें जाएंगे। तो अभी तो इस बार तो कोरोना के बीच में दौर में बहुत हुआ, 2 साल से तो जा नहीं रहे थे, तो बहुत जगह हम गए। लेकिन अब अगला बार फिर अब इसके बाद जो ये अभियान चला रहे हैं, तो कहीं भी वैसे लोगों के यहाँ कोई शादी में नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हम जो शादी कर रहे हैं ये बिल्कुल दहेज प्रथा से मुक्त। तो इस तरह से हर तरह से लोगों के बीच में ये भी अभियान चलाना है। और बाल विवाह से तो लोगों को बचाना ही है। उससे कितने तरह की बीमारियां होती हैं, कितने तरह से परेशानी होती है। इसलिए कभी भी बाल विवाह मत होने दीजिए। तो हम आप सब लोगों से, अब आप लोग हैं करोड़ से भी ज्यादा जागृत लोग, अब जा जा करके एक एक जगह तो बता रही थी ना, तो इसी तरह से बताई कि भाई हमको लगा कि बेटी का कर दें। लोगों ने समझाया और यही जीविका समूह के बारे में कही, और बाद में उनको समझ में आया। इसी तरह से सबको कहिए कि अपने बच्ची की शादी समय से पहले मत कर दीजिए, बाल विवाह मत करिएगा। तो ये भी साथ साथ जरा लोगों में जागृति लाइएगा। तो इन सब चीजों के लिए और जो भी काम किया जा रहा, विकास का काम, समाज के सबके उत्थान का काम किया जा रहा, और प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। आपस में बहुत लोग होते हैं जो समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सबको, चाहे कोई किसी के खिलाफ हो या किसी के पक्ष में हो, लेकिन समाज में हमेशा एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो अगर ये भावना रहेगा तो समाज का माहौल और बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए प्रेम का और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई भी किसी समुदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ये भावना भी सबके बीच में पैदा करिए, तब जाकर के इस तरह का माहौल रहेगा। तो आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर तो कई बार आए हैं पहले, क्या दृश्य दिखता था जी, चारों तरफ ऐसा दृश्य दिखता था। जब पहले भी हम लोग जाते थे तब बच्चियों को देखते थे, किसी को देखते थे, स्कूल क्यों नहीं भेजते थे लोग अपने बेटियों को। लोगों को लगता था कि 5वां के बाद तो लड़की जाएगी तो उसको कपड़ा चाहिए, हम कपड़ा दे नहीं सकते हैं, इसलिए बेटी को नहीं पढ़ाते थे। तो जब हम लोगों ने 2007 से पोशाक योजना की शुरुआत कराई, आप सुनिए कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां गई। और आगे पढ़ाने के लिए हमने जो साइकिल योजना की शुरुआत करा दी, और जो साइकिल चला करके लड़कियां चलने लगी। कुछ लोग तो हमको कहता न था कि लड़की को आप साइकिल दे रहे हैं, बहुत फालतू काम कर रहे हैं। तो हमने कहा क्या फालतू काम कर रहे हैं, तो कहा साइकिल लेके घूमेगी, उसको लोग तंग करेगा। तो हमने हंसते हुए कहा था
कोई लड़की साइकिल चलाएगी उसको तंग नहीं करेगा। हर परिवार के लड़की को साइकिल दे रहे हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करेगा। कहीं कोई घटना घटी? और जब लड़की साइकिल चलाने लगी तो कितना उसमें आत्मविश्वास का भाव आया। और जो नई बच्चियां हुई, जान ले कि ये 8 से लागू किए हैं, आज हो गया 13 साल, आप समझ लीजिए। तो इस बात को जानना चाहिए कि किस तरह से हमने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब काम किया। बाद में लड़का लोग भी डिमांड किया तो 11 के बाद हम उसको भी दे दिए। तो आज अब कितनी संख्या में लड़की स्कूल पढ़ रही है? आप जानते हैं पिछले साल हाई स्कूल की जो हाई स्कूल कह रहे हैं इसका मैट्रिक की परीक्षा हुई, तो उसमें आप जान लीजिए कि लड़की लड़का से 200-300 ज्यादा थी पूरे बिहार में कुल मिलाकर के। आप सोचिए लड़की कितना आगे बढ़ गई। तो अब तो जागृति तो आ रही है। अब पहले किसी को पहनने का कपड़ा नहीं, आज जरा देख लीजिए सब जगह जाकर के, अब कोई लड़का लड़की को, बच्चे बच्चियों को देखने में भी लगता है। मुझे तो इसी सबको देख करके खुशी होती है। अरे आप लोगों ने 3 दिन से मौका किया, हम तो रात दिन सेवा ही करते रहते हैं, क्योंकि सेवा करना ही हमारा धर्म, आपकी सेवा करना। इसलिए हम आपके बीच में इस अभियान के लिए आए ही हैं कि भाई सिर्फ मेरा काम नहीं है कि हम यात्रा करके आपके बीच में ही कहें। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि अब ये अभियान आप लोग मिलजुल करके निरंतर चलाते रहिएगा। और कितना बढ़िया बढ़िया गाना गाया भाई। तो जो गाना गा के हम लोगों को सुनाए, ये गांव गांव में बैठ के ही गाना गाइए और सुनाइए, और नई पीढ़ी के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी कि कितना बढ़िया चीज है। और हर स्कूल में हम लोग कर रहे हैं एक एक चीज को। बापू के बारे में एक एक बात जानो, एक एक चीज के बारे में हम लोग कराते रहते हैं कि लोग जाने कि किस तरह से लोगों को काम करना चाहिए। एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, नफरत का भाव नहीं रखना चाहिए। इस तरह से करते चलिएगा तो विकास का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ विकास के काम का मतलब नहीं है। अगर समाज सुधार नहीं है तो विकास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए विकास के साथ साथ समाज सुधार भी जरूरी है। तो उसी के लिए ये अभियान चला है। आप लोग इसमें पूरे तौर पर भाग लीजिए। न कोई दारू पिए, न कोई बच्चियों को शादी कर दे और बाल विवाह कर दे, और न कोई शादी करने के लिए पैसा ले। ये बहुत गलत चीज है। तो इसलिए हर तरह से शराबबंदी के लिए जो है उसको चल करते रहना है। बाल विवाह के लिए, बाल विवाह के खिलाफ और दहेज प्रथा के खिलाफ, शराबबंदी के लिए, बाल विवाह के खिलाफ और दहेज प्रथा के खिलाफ ये अभियान, और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, इसके लिए आप करते रहिएगा। तो निश्चित रूप से समाज बहुत आगे जाएगा, यही हमको पूरा भरोसा है। तो आप लोगों से तो हम उम्मीद करते हैं, तब भाई ये अभियान चलाते रहिएगा ना। और दारू उरू वाला कोई गड़बड़ करे इधर उधर तो उसके खिलाफ पूरा का पूरा घेर घेर करके नारा लगा लगा करके करिएगा कि नहीं। आज जितने हमारे सब डीजीपी से लेकर सारे लोग बैठे हुए, सब लोगों को कह दिया है कि अगर कोई पुलिस वाला और अधिकारी वाला इधर उधर करेगा, गड़बड़ करेगा, तो उसको तो कर ही देंगे हम लोग, निकाल बाहर कर ही देंगे। और कोई गड़बड़ करेगा वो भी अंदर जाएगा, जेल जाएगा, सजा पाएगा। लेकिन जरा जागरूक रखिएगा। और अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत तेजी से देखिएगा। इन दिनों लोग एक एक चीज को देख रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, हम लोग देख रहे हैं कि सारा काम होता है। तो आप लोगों से ही आग्रह है कि निरंतर करते रहिएगा, अभियान चलाते रहिएगा। इधर उधर कोई गड़बड़ करे, और गांव में अगर कोई दहेज से है प्रभावित तो उसमें निश्चित रूप से आप लोग भी कह दीजिएगा कि तुम अगर इस तरह से करोगे तो हम लोग तो साथ नहीं देंगे। तो अगर ये सब अभियान करते रहिएगा तो काहे का कोई करेगा गड़बड़। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा भी सफल होगा, शराबबंदी भी सफल होगा।
तो आप लोग कीजिएगा ना, जरा हाथ उठा के बताइए। चलिए, दोनों हाथ उठा दिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जो लोग आए हैं, सब लोगों का आना तो संभव नहीं है, अभी कोरोना का दौर है, तो आए हैं सीमित दौर में। अब हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि अपने अपने जगहों पर जाकर के एक राउंड तो आप लोग और बात करके और सब लोगों का ही संकल्प करवा करके सब जगह इस अभियान को चलाइएगा। और आपने जो आज वचन दे दिया, हाथ उठा करके संकल्प प्रकट कर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। कृपा के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, कोटिशः आभार प्रकट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान हम करना चाहेंगे। और इसके लिए सतत जीविकोपार्जन की लाभार्थी जिन्होंने अपने हाथों से दौड़ी बनाया है, डलिया बनाया है, रेणु देवी जी सारण से हैं। आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। साथ में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरगंडी सर,